पहला क्लास हो गया खत्म इलास्टिसिटी में। इसमें स्ट्रेस पढ़ लिए थे, स्ट्रेन पढ़ लिए थे, एंशिएंट अप्रोच ऑफ हुक्स लॉ पढ़ा दिया गया था, मॉडर्न अप्रोच ऑफ हुक्स लॉ पढ़ा दिए, और भी बहुत सारा टॉपिक हो गया है। इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी किसको कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है, ये सब टॉपिक जो है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ो, बिना पढ़े हुए क्लास में मत आओ। एक ही चीज में हर क्लास में दोहराते रहता हूँ। नहीं पढ़ा हुआ है क्लास में मत आओ, ठीक, कोई फायदा नहीं। 1 घंटा तुम्हारा ही बर्बाद होगा, 1-1.5 घंटा। किसी फिजिक्स का बात नहीं, और 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, किसी भी पेपर में अगर उस चैप्टर का पिछला 1-2 क्लास नहीं किया हुआ है, चाहे जिस तरह से हो सकता है तुम बुक से पढ़ कर आओ, जरूरी नहीं है वीडियो से ही पढ़ कर आओ, बट पढ़ के भी नहीं आए हो, सुन के भी नहीं आए हो, लिख के भी नहीं आए हो तो मत आओ। 1-2 क्लास आराम करो, नोट्स बनाओ, फिर नहीं तो तुम्हारा 1-1.5 घंटा बर्बाद जाएगा, और कोई बात नहीं है ना। तो इसमें कल थोड़ा सा पढ़े थे स्ट्रेस के बारे में, और थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग स्ट्रेन के बारे में, और लास्ट में मॉडर्न अप्रोच ऑफ हुक्स लॉ पढ़े। 9-10 में होता है कि ऊपर ऊपर से देख लिए जो क्लास छूटा हुआ है 5 मिनट पहले क्या पढ़ाई हुआ होगा। 11th-12th में वैसा एटलीस्ट मेरे क्लास में तो नहीं हो पाएगा, वैसे थोड़ा सा बस देख लेते हैं, कहीं से हो जाएगा। 1-1 इंच पढ़ाया हुआ रहता है, तो वो ऐसे अगल बगल से देखने पे नहीं हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच ऑफ हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। चैप्टर का समरी है, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, यही चैप्टर का समरी है। इस क्लास के पहले तक हमें सिर्फ रबर इलास्टिक है, बट इस चैप्टर में हम लोग सीखे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, यही चैप्टर का समरी है। ये आपको याद रहा तो इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनना छोटा बात होता है, मतलब समझ में आ जाएगा, ग्राफ समझ में आ जाएगा, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है फिजिक्स में समझ में आ जाएगा, अगर आपको स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर याद रहा तो। बाकी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, कल किए थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और यही वाला जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इसी कांस्टेंट को क्या कह रहे थे हम लोग, और यही इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो एक खास प्रॉपर्टी है मैटर का, ठीक है। और कल के क्लास में जो लोग एक चीज सीखे थे, ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो जनरली सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है। लिक्विड गैस का आपको बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनना मेंस एडवांस नीट का भी करेंगे, वो एक अलग बात होता है, बट क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में वो मालूम होना चाहिए। चैप्टर का नाम हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, चैप्टर का नाम इज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का एक प्रॉपर्टी कल आप लोग बता रहे थे कि डेंसिटी मालूम है हम लोगों को, एक खास प्रॉपर्टी है, वो हर चैप्टर में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर जगह पर वो वर्ड सुनाई देता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। ये दूसरा प्रॉपर्टी है मैटर का, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। थोड़ा सा फिजिक्स जोड़ दें अगर 10th का भी, अगर तो उसमें कल बताया गया था कि अगर मेटल ले रहे हो मेटल, तो मेटल का मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये भी प्रॉपर्टी है। 9th क्लास में एक टॉपिक आप लोग पढ़े थे जो कि इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 9th क्लास में था आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर कूलर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहां पर एक वर्ड आपका था लैटेंट हीट। वो लैटेंट हीट भी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है, इसी चैप्टर में आएगा। वैसे बोलने का मतलब है कि क्या पढ़ रहे चैप्टर मालूम होना चाहिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फिर क्लास 10th में वो फिर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़े थे, वो भी अगर आप तार को अगर एक मैटर कंसीडर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। फिर आपको 10th में ही पढ़ाया गया होगा कि लेंथ और एरिया में छेड़छाड़ करोगे तो रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहता, फिर उसका रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है। और लास्ट में जाते समय सिखाया गया था कि रेजिस्टिविटी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स होता है, टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाता है। ये 10th में पढ़ाया गया था, है ना। बट वो आप खास तरह से मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है, मैटर का है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अलग से तुम ऐसे मेटल का नहीं पढ़ सकते, उसके लिए अलग चैप्टर है। केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर तुम स्पेसिफिकली मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तार का, कंडक्टर का। इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का ही प्रॉपर्टी आपको देखना है। फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से बात करें तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जनरली सॉलिड का आपको दिखेगा, ठीक है। कल यहां तक किए थे, अब इसका यूनिट वगैरह लिखो, कल नहीं लिखे थे,
आज आप लोग लिख सकते हैं इट्स यूनिट इज, ऊपर स्ट्रेस है जिसका की होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नीचे स्ट्रेन है, इसका कुछ नहीं होता है, कल ही बताया गया था। यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, जस्ट लाइक यू, जैसे आप लोग ब्रेनलेस है, होपलेस है, एमलेस है, माइंडलेस, खुद ही बता रहे हो, बहुत बढ़िया है, ये होता है बात। तो स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का कुछ नहीं, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह गया, पास्कल भी दिख सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर इसका डायमेंशन भी लिखे तो वही प्रेशर का ही डायमेंशन हो जाएगा, कितना ml -1। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बातचीत है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते हुए हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल आप लोग लिखे थे स्ट्रेस क्या था, थोड़ा बताओ अगर याद आ तो, देख करके नहीं, मीनिंग बताओ। स्ट्रेस वाज रीस्टोरिंग फोर्स फॉर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का मतलब था चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो क्लास में एक आध लोग को छोड़कर बाकी लोग अबव एवरेज हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि जो आप लोग बता रहे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और नीचे चेंज इन डायमेंशन बाय अनदर डायमेंशन, ये भी कई तरीके का हो सकता है। डायमेंशन का बात हो रहा है तो डायमेंशन में तो कल ही लिखे थे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, बाकी एंगल पर भी चेंजेस हो सकता है, वो मैं कल लिखा नहीं था, आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। उसी तरह से स्ट्रेस का बात कर रहे हो, स्ट्रेस में क्या कर रहा है, बॉडी रीस्टोर कर रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट रीस्टोर करने का फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। ऐसे कंप्रेस करके रीस्टोर कर सकता है, खिंचा करके रीस्टोर कर सकता है, एंगल पर गया तो एंगल पर अपने आप को रीस्टोर कर सकता है। तो ये कल तो तुम सिर्फ स्ट्रेस लिख के काम चला लिए, बट आज तुमको नया चीज लिखना है नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। कल तो स्ट्रेस के बारे में लिखे थे, आज स्पेसिफिकली लिखो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। और बाकी बढ़िया चैप्टर है, आप लोग में से कुछ लोग बताते हैं आसान चैप्टर है, अगर सारा चीज याद रहे तो आसान चैप्टर है। तो नॉर्मल स्ट्रेस नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल मतलब बहुत बार फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वर्ड आते रहता है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली, है ना। तो अगर आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली लग रहा हो, जैसे कि ये तार है, कल ही वाला डायग्राम का बात करें, ये आपका तार था, ये यहां से झूला हुआ था, है ना, और इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लोड, और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ, ये रीस्टोरिंग वाला फोर्स, और ये पर यूनिट एरिया है। ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे लग रहा है ये, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। कल सिर्फ आप पढ़े रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, आज अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स नॉर्मली पर यूनिट एरिया लग रहा हो तो वैसे स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कह लेंगे, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बना के लिख लो। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, नाचना नहीं क्लास में, डिस्को डांसर बोल के डांस करना। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। याद रहेगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल स्ट्रेस समझ गया तो कल एक वर्ड आया था स्ट्रेन। स्ट्रेन में द चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों हो सकता है। इस डायग्राम में क्या लग रहा है, क्या चेंज हो रहा होगा, तो जहां पर लेंथ वाली बात हो जाए वहां पर एक अलग तरह का स्ट्रेन पड़ना है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा, स्ट्रेन का डेफिनेशन तो लिखा ही है, तो फिर से स्ट्रेन का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ चेंज इन लेंथ था, चेंज इन डायमेंशन था, तो यहां पर लिखेंगे चेंज इन लेंथ। बाकी स्ट्रेन में जो जो डेफिनेशन लिखा है था वो सब मान के चल रहा, ये सिर्फ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ में डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये सब कल लिखे थे, तो फिर से नहीं लिखेंगे। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको एक खास तरह का स्ट्रेन कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आ रहे समझ में बच्चों, जैसे इस डायग्राम में ही कुछ बताओ, बार बार इसी डायग्राम पे चल रहा है, इसका मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे। कल के बाद बीसी में
हुक्स लॉ का एंशिएंट रूल भी इसी डायग्राम में समझाया गया, रिसेंट वाला भी इसी में समझाया गया, नॉर्मल स्टेज इसी में इसी डायग्राम में समझाया जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेज इसी में समझाया जा रहा है। कुछ अबव एवरेज बात को समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में 95% क्वेश्चन जो है वो तार का खिंचाने वाला ही आपको मिलने वाला है। तभी इसी डायग्राम पे आदमी बार बार फोकस कर रहा है। एक ही डायग्राम पे सारा चीज समझाने का मतलब है कि चैप्टर के 95 चैप्टर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी चैप्टर। इसमें 90-95% क्वेश्चन यही तार के खिंचाने वाली ही है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इस डायग्राम में ये था लेंथ, और ये थोड़ा खिंचा जाता है ऐसे, ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे आ रहा है सबको, ऐसे है डेल्टा एल से चेंज इन लेंथ। तो इस डायग्राम के हिसाब से चेंज इन लेंथ कितना हुआ, ओरिजिनल लेंथ कितना हुआ। इसको एक खास तरह का स्ट्रेन कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लिखो जल्दी फटाफट, खत्म करके न्यूमेरिकल में दूसरा सेक्शन होगा। हो गया क्या? थोड़ा शॉर्टकट में लिखो, कल तो लिखे ही थे स्टैंड ये सब के बारे में। नोट्स कॉपी बढ़िया बनाओ बच्चों, नोट्स कॉपी रहेगा तो उसके बाद फिर आपके पास जो जो किताब है उससे आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा ही हुआ नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, फिर कैसे काम करेगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा ना, वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अच्छा देखो, 9th क्लास से आप लोगों को, अब जो लोग आप लोग अबव एवरेज पढ़ने में उन लोगों को ये बात मालूम है, जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है आप लोग हाँ हाँ करते रहते हैं, क्योंकि नया टॉपिक आता है ना। 9th में 10th में 11th में 12th में हर क्लास में कुछ नया चीज सीखते हो, तो टीचर जैसे बोला तो तुमको हाँ हाँ करना पड़ता है, क्योंकि तुमको उस टॉपिक के बारे में मालूम ही नहीं है। तो जो टीचर बताया वही सही, ऐसे आप ही के साथ नहीं, हर कोई यही बोलता है ना। अब इसमें देखो, जो लोग अबव एवरेज है पढ़ने में, ये सब ठीक लग रहा होगा, कल से आज तक जितना चीज पढ़े सब सही लग रहा होगा। तार खिंचा रहा है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो रहा है। बट इसमें क्या हुआ, अभी जब जैसे मैं बोलूंगा तो इसके बाद बोलोगे अच्छा ये हम भी सोच रहे थे लेकिन बोले नहीं, अभी तक आप बोले नहीं, बट ये आप सोचते। 10th क्लास में और 9th क्लास में मैथ्स में आप लोग चैप्टर पढ़े थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहता है कि तुम तार को अगर उसका लेंथ खींच रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसका एरिया फिक्स हो जाए, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ये हम लोग पढ़े हैं 9th 10th में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में। तो अगर तुम तार को खींच रहे हो तो इसका लेंथ तो बढ़ता है, बट उसके एवज में जो उसका मोटापा है तार का वो क्या हो जाता है, वो लिए हो एक भी अभी तक जो फॉर्मूला लिख रहे थे। तो यही है अंतर। ये चीज अब तुम बोलोगे कि ये तो हम भी सोच रहे थे, बट तुम नहीं सोचे, यही सिलेबस है। ठीक है, आपने नहीं माना कि इसके एरिया में चेंजेस हो रहा है, आप मान के चल रहे कि लेंथ खींचा रहा है बट एरिया सेम रह रहा है। बट एक्चुअल मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है, ये 11th 12th का मैथ नहीं है, 7th 8th का मैथ कहता है तार को जबरदस्ती खींच रहे हो तो खींच सकते हो, तार मेलिएबल डक्टाइल होता है, खींचो, लेकिन उसको खींचने के चक्कर में जैसे उसका लेंथ तो बढ़ेगा बट उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और आप एक भी फॉर्मूला में वो लिख नहीं रहे कि मेरा एरिया कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो लोग अबव एवरेज समझ गए होंगे, सिलेबस ऐसा बनाया हुआ है कि तुमको इसका एरिया पर जो चेंजेस आ रहा है वो तुमको कंसीडर नहीं करना, नहीं तो पूरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल सब गड़बड़ा जाएगा। ये हुआ सोचने का बात, जो कि आप लोग में से बहुत लोग उस तरह से नहीं सोच पाते। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? सब में आप लेंथ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में तो इसका एरिया भी चेंज हो जा रहा है, वो तुम लिख भी नहीं रहे हो, है ना। तो ये हो गई सोचने की बात, इसके बारे में तुम अलग से सोच सकते हो। ठीक है, एक्चुअली में एरिया भी चेंज होगा, ऑब्वियस है कॉन्सेप्ट, बट आप लिख नहीं रहे। न्यूमेरिकल भी बनाएंगे उसमें भी हम लोग एरिया सेम ही मान लेंगे, ओरिजिनल वाला भी सेम मान लेंगे, खिंचाने के बाद लेंथ बस बड़ा, एरिया को सेम मान के ही क्वेश्चन कर लोगे, बट एक्चुअली में एरिया भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गई सोचने समझने की बात। ये होता है सिलेबस बनाने की बात, ऐसा ही बनाया गया है। 9th में आपको मालूम नहीं था कि वेयरिंग फोर्स भी होता है, आपको बस मालूम था फोर्स लगा है बॉडी मूव कर गया। 11th में पता चला नहीं, फोर्स जिस समय लगा है उस समय अलग होगा, और जब बॉडी रुक रहा है तब अलग हो जाता है। तो वहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता है, वहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये लगातार सीख रहे हैं हम लोग 11th। तो ये अंतर है सिलेबस के हिसाब से, जैसे जैसे आता है हम लोग वही सोचते हैं कि अच्छा ये है तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें होगा, बट एक्चुअल फिजिक्स की बातें हम लोग सोचते नहीं। केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में तो वैसे भी सोचना कम है, जो टीचर जो बुक में बताया गया वही सोचना पड़ता है।
फिजिक्स में सब चीज सोचो थोड़ा थोड़ा करके, है ना। बाकी इसमें अब आगे चलते हैं। यहां तक हो गया समझ? इसी डायग्राम को रहने देंगे, इसको मिटा दूं। तो कल आप लोग पढ़े थे और आज भी रिवीजन में पढ़े, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये टॉपिक अभी हमारा आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कई तरह का होता है, उसमें हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। 90% क्वेश्चन इसी पर है। टुडे वी विल कंसंट्रेट अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ लोग समझ गए होंगे किसका किसका रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। आज कौन कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया? क्यों पढ़ाया समझ ही आ रहा होगा। ये खास तरह का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये सिर्फ तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब स्ट्रेस और स्ट्रेन, केवल उसी केस में वी कैन यूज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस तरह से चैप्टर बिल्डअप होता है। देखने पे नहीं समझ में आएगा, टीचर का वीडियो सुन लिए, सुनने पर तो केमिस्ट्री भी शायद नहीं हो पाए, लिखना पड़ता है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं, ठीक है। बाकी अंत में तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसके यूनिट डायमेंशन सब सेम ही आएगा, तो वो बार बार मैंने लिखवा रहा, बोर हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और ये जो डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है, केवल इसके लिए यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बताओ कितना होगा। ये जो डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है इसके लिए बताना है। अब इसी डायग्राम के पीछे मैं पड़ गया हूं क्योंकि 90-95% क्वेश्चन इसी डायग्राम पर है यंग्स मॉड्यूलस का। तो इस डायग्राम के हिसाब से बताओ स्ट्रेस कितना लगा इस पर। बोलो बोलो, बैठे रहने का तो कोई पैसा मिलेगा नहीं, बोलो। F/A स्ट्रेस वाज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और नॉर्मल होना चाहिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल ही लग रहा है ना, पर यूनिट एरिया तो 90 डिग्री पर ही है, तो स्ट्रेस के जगह पर फोर्स बाय एरिया चल गया। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अभी आपको जस्ट लिखवाएगा, क्या होगा? तो इस डायग्राम के हिसाब से डेल्टा एल बाई एल ऊपर आ जाएगा। और ये इस डायग्राम के लिए यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। जो लोग पढ़ने में अबव एवरेज, ये फॉर्मूला मत रट लेना, ये नहीं, ये रटना है। ये तो इस डायग्राम में आपको नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैं सिर्फ याद करवाने के लिए ऐसा लिखा हूं। बाकी ये फॉर्मूला नहीं है यंग्स मॉड्यूलस का। फॉर्मूला वो है, स्ट्रेस होगा नॉर्मल, स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों के रेशियो को हम लोग कहेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी चैप्टर का 95% तो एक अतिशयोक्ति हो गया, 95 तो नहीं, 90% क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस पे है। बाकी जो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस उस पर 5-5% क्वेश्चन, 3 तरह का पढ़ना है आपको, इसको लिख लो। चलो कुछ क्वेश्चंस करने, टाइप टू फोकस है ना। चलो खुद से ही बना दो। एक स्टील वायर है, उसका लेंथ कितना दिया हुआ? 3.6 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ 2.5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। यहां पर हिंट है क्वेश्चन को बनाने का, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, खिंचाता बराबर बराबर है। कब? तो माने किसके? एक कॉपर वायर भी है, इसका लेंथ कितना है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ फलाना। अंडर अ गिवन लोड, यहां पर फिर हिंट है, मतलब दोनों का जो लोड जो लगाओगे डिफॉर्मिंग फोर्स वो भी सेम है, ये भी हिंट है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, यही निकालना, ठीक है। निकाला जाए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। अभी फॉर्मूला लिखे थे, क्या था? F, वही नॉर्मल स्ट्रेस, ये पिछला, ये हर बार मत इस्तेमाल करना, बट तार वाले केस में कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन तार वाला है, ये मैं बता रहा हूं, है ना। तो ये फोर्स तो सेम है बट एरिया अलग अलग है, तो यहाँ पर एस लिख लेंगे। ये डेल्टा एल सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट लेंथवा अलग अलग है। उसी तरह से कॉपर का एफ सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर अंडर गिवन लोड, मतलब अभी इस रिजल्ट बता रहा था, वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो लोड है और वो सेम दिया हुआ क्वेश्चन में। मैं थोड़ी बोल रहा, इस क्वेश्चन में सेम है, लेंथवा अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, सेम है। इस क्वेश्चन में तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अलग हो सकता है, तुम बनाना अपना। ये बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो इसमें यही डेटा दिया हुआ। तो इसमें एफ एफ कट गया, अब ये एल एस दिया हुआ था 3 पॉइंट, एरिया दिया हुआ था क्रॉस सेक्शन का बाई 2.4
ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, क्या होगा? पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। 36/25 इंटू 32/24। 8 के टेबल में 4 बार में, 3 बार में, 12 बार में, अब शायद नहीं कटेगा। 48/25 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बनते रहेगा, क्वेश्चन बनाना उतना बड़ा बात नहीं होता, ये आप लोग समझिए। 11th-12th में चैप्टर को समझते हैं। 2 अलग अलग तार दिया हुआ था, एक था कॉपर का, एक था स्टील का। दोनों पे लोड सेम लगाए, दोनों खिंचाया भी सेम, बट दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है ना, दोनों का लेंथ अलग अलग था। अंत में दोनों का क्या अलग अलग आया? दोनों का रेशियो 1:1 नहीं आया। इसका मतलब है दोनों का किस में चेंजेस है? दोनों के यंग्स मॉडुलस में अंतर है। यही इस चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। स्टील का और कॉपर का 10th क्लास जहां पर हमारा खत्म हुआ, और यू कैन से 11th में भी ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले तक तुमसे पूछा जाता है कॉपर का तार है और एक स्टील का तार है, बता इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी अलग होगा। तो तुम एक डेंसिटी बता सकते थे, और 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से करंट इलेक्ट्रिसिटी से बता सकते थे दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। आज के बाद ये भी बताना है, स्टील का हो, कॉपर का हो, स्टील सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, तार का सिर्फ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से ऊपर उठो, यंग्स मॉडुलस भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी है जैसे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, 10th में पढ़े थे हम लोग वो, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में डील किया जाता है, वो एक अलग बात है, बट वो है प्रॉपर्टी। 100% रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आर कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टी, बट वो पूरे मैटर का तो नहीं है, वो पूरे सॉलिड का भी नहीं है, सॉलिड में भी सिर्फ कंडक्टर का ही जा रहा है ना, तो वो भी है 100%, बट वो दूसरे चैप्टर में डील किया जाता है। बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में यंग्स मॉडुलस है, तार का अलग अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बता था जो लोग क्लास में थे कि इस टॉपिक से अगर केवल इतना ही टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन गेस कर देना पड़े कि कौन सा लड़ेगा किसी भी एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। 2 तार लगा हुआ रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में ये स्टील है, ये ब्रास है, इसमें 2 मतलब इसमें 4 kg वाला लोड भी है, और मतलब इसी तार पर देख रहे हो इसका वजन, इसका लोड भी इसमें पड़ रहा है। स्टील वाले वायर पर देखोगे तो इसका भी भार पड़ रहा है, इसका भी भार पड़ रहा है। इसका लेंथ 1.5 मीटर का है, तार का दोनों का डायमीटर जो है वो सेम दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है दोनों का, है ना। दोनों क्या होगा, दोनों जो है वो खिंचा जाएगा, लमड़ जाएगा, नहीं लमड़ नहीं जाएगा, इलास्टिक का बात नहीं है, खिंचा जाएगा, दोनों जो है वो खिंचा जाएगा। दोनों के खिंचाने का क्या निकालना है हम लोगों को? रेशियो निकालना है, तो हो जाएगा। कैसे होगा? ऊपर पहले स्टील का लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस अभी लिखे थे आप लोग, क्या था? F/A इसमें सेम है, कैसे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, डायमीटर सेम है तार का, तो πr² जो है वो सेम आएगा, तो एक को यही रहने देते हैं। डेल्टा एल एस अलग अलग आएगा, और ऊपर वाला जो एल है वो भी अलग है, बाई कॉपर है, ब्रास है इसमें, एफ अलग अलग होगा, मतलब जो लोड का बात हो रहा है, डेल्टा क्या लिखा, एल बी, एरिया सेम है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेल्टा एल बी। अब हम लोग दोनों को क्या करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड दे देते हैं। चलो बताओ, ऊपर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इसका वैल्यू है 20 गुना बाई इधर। अब बस यहां पर ही बता दोगे तो मेरा तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी सिर्फ जल बता रहा था, फोर्स जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स तो लोड है। अब बताओ स्टील के लिए, ऊपर वाले तार के लिए कौन कौन सा लोड होगा, ये बता दो, बात खत्म। दोनों हो जाएगा, 4 kg वाला भी हो जाएगा, 6 kg वाला, तो ये तो 10 kg हो गया मास, और वेट का फॉर्मूला mg होता है, तो 10g, हाँ 100 कर सकते हो, 10g लिख देता हूं, आ जाएगा समझ में, वेट बराबर mg है, mg, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा इसलिए g का वैल्यू नहीं लगा रहा। ls तो दिया हुआ था 1.5, एरिया सेम है, इसका रेशियो तुम्हें ही निकालना है, बाई इसका कितना हो जाएगा, इसके लिए बताओ। हाँ ये समझ में आ गया, 6g होगा इसके लिए सिर्फ ये लोड है भाई। इस टॉपिक में सिर्फ इस टॉपिक में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, इनटू बाई एरिया सेम है,
डेल्टा एल बी, ठीक है। मैं काटूंगी, काट लोगे, ये दोनों खत्म, जी से जी, ए से ए, बाकी मैं मान के चल रहा हूँ कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना। तुम्हें किसका रेशियो निकालना है? डेल्टा एल एस बाई डेल्टा एल बी निकालना। हो जाएगा ना, सब कुछ अब गिवन है। मैं कर दूं, हो जाएगा, इसको करो और काट ही जाएगा वैसे आराम से, 10 से 20, 1.5 से 9 काट के अपना देख लेना। मैं इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन करता हूँ, ये बुक का है तो इसका कैलकुलेशन करते खुद से। जो जेईई मेंस में एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ये अभी करके देखते हैं, एग्जैक्ट आंसर आएगा, इससे पता चलेगा कि क्या सीखे नहीं सीखे, है ना। ये बुक वाला है, बुक का आंसर खुद से लाते रहो। जेईई में आए हुए का क्वेश्चन अभी बना के चेक कर लेंगे कैसा आएगा जो आया। तो अब ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस का, इसको करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ्स रेडियाई Young's modulus of steel and brass in the figure are A, B, C respectively, then the corresponding ratio of increase in their lengths is, increase का रेशियो बताना है कितना हो। ओके, तो शुरू करते हैं। Young's modulus of steel by Young's modulus of copper कैसे आएगा? कॉपर नहीं, ब्रास है। तो फोर्स तो लोड के वजह से होता है, अभी देखें अलग अलग आएगा, तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। F बाई ए था ना, इस बार ए भी अलग अलग आएगा। पिछले दोनों क्वेश्चन में एरिया सेम आ रहा था, इसमें ए भी अलग अलग आएगा क्योंकि रेडियस का रेशियो अलग अलग दिया हुआ। तो एरिया आप लोग खुद बताएं किसका निकालते हैं तार में, क्योंकि सर्कल होता है, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सो दिस विल बी पाई आर एस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना तार का। एफ बाई ए, फिर डेल्टा एल एस, इसका रेशियो निकालना है, बाई एल एस होगा ना, बाई, अब नीचे फोर्स जो ब्रास के तार पे लग रहा हो, पाई रेडियस ब्रास के तार का स्क्वायर, डेल्टा एल बी बाई एल बी। ओके सो ओके। अब यहां लिख लेते क्या क्या दिया हुआ था। रेशियो ऑफ लेंथ मतलब एल एस बाई एल बी, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? स्मॉल ए। और रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, दिस इज स्मॉल बी। और यंग्स मॉडुलस का, इसका रेशियो दिया हुआ था। और इसको यहाँ सेटअप कर दो, ये हो गया। पहले इसमें कुछ कट रहेगा, इसको काट लेते हैं, पाई पाई कट जाएगा। अब चलो वाई एस बाई वाई बी, इधर इसको पहले सेटअप कर लेते हैं ऐसे, एफ एस बाई आर एस का स्क्वायर, डेल्टा एल एस, ये वाला ऊपर आएगा ना, तो आर बी का स्क्वायर, डेल्टा एल बी बाई एफ बी एल बी, यही ना। अब चलो तुम्हारी बारी आ गई करने की। सी है, अब ये एफ एस आप लोग अभी पिछले क्वेश्चन में खुद बता दिए। इस तार के लिए इसका दोनों का मास का वेट का लोड पड़ेगा इसमें, दैट विल बी 3mg। और ये एफ बी को इसके साथ नीचे रखते हैं, एफ बी पर इसमें से 2mg। क्वेश्चन ऐसे बनता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ऐसे उल्टा पुल्टा पढ़ने पर कुछ नहीं बनेगा। और क्या बचा? एल एस बाई एल बी है, इसका रेशियो है कहीं पर, एल एस बाई एल बी के जगह पर ए सेटअप हो जा रहा है। और ये अभी आर बी बाई आर एस का होल स्क्वायर होगा, करते हैं। और एक ये बच रहा है डेल्टा एल बी बाई डेल्टा एल एस, ये दिया हुआ था, नहीं ये निकालना है। ओ अच्छा ये निकालना है, सॉरी डेल्टा एल बी, दोनों बी भी कैसे आ गया? ऊपर एल एस है, ओ नहीं एल बी, ठीक है उल्टा किए तो ठीक है। तो सब कर लिए, एक ये डेल्टा एल बी, बस वही चला, ये दोनों कट गए। सी 3/2a, ये दिया हुआ था आर बी बाई आर एस, बी नहीं उल्टा है, 1/b है, आर एस बाई आर बी दिया होता, आर बी बाई आर एस, तो ये 1/b का स्क्वायर, तो 1/, और ये मतलब एल एस बाई एल बी लेके निकालना है, डेल्टा एल बी बाई, उल्टा निकालना, ये वाला उधर जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। डेल्टा एल एस बाई कितना बच गया? दिस इज 3a बाई 2b स्क्वायर, 3a बाई 2b स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन नहीं में पूछा जाएगा।
है ना, जो पढ़ा रहा हूँ वही पूछा जाएगा, बट अंतर ये ऐसे सीधा सीधा व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, ऐसा थोड़ी मेंस एडवांस नीट में पूछा जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को चालाकी से पूछा जाएगा। पढ़कर गए हो, मेरा नोट्स है तो बनेगा जरूर, बाकी तुम देख लो तुम्हारा करियर। और चलो तो अब इस जो चैप्टर का नाम है वही क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये आएगा स्कूल एग्जाम में। स्कूल एग्जाम में ये आएगा भी, इस चैप्टर का स्कूल एग्जाम का यही क्वेश्चन है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, एक्सप्लेन। अभी तक तो बोल रहे थे, अब एक्सप्लेन करो। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये इस चैप्टर का नाम, मतलब पूरा समरी है ये, और उसको एक्सप्लेन भी करना है, स्कूल एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। फोन नहीं बात 5-10 मिनट छुट्टी। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, मैं हमेशा तुम ही लोग को पार्टी में करता, फिर भी तुम लोग ऐसा करते। मैं कहीं मना किया हूँ, मैं बोलता हूँ अरे आराम से बातचीत करो, मत पढ़ लो, उसके बाद तुम आराम से, ठीक है, आँख मत मारो, लेकिन देख के, कंजक्टिवाइटिस ना हो सामने वाले को। सब अलाउड है लेकिन देख के करना। स्टील जो है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक है, इसको एक्सप्लेन कर देना कैसे होगा। इसके लिए हम लोग को 2 तार लेना पड़ेगा, 2 तार कंसीडर करेंगे, दोनों का लेंथ सेम लेना पड़ेगा। दिस इज स्टील, दिस इज रबर, लब्बर नहीं, दोनों का लेंथ हुआ क्या लेंगे, सेम। शुरुआत में ये स्टील का तार है और ये रबर का तार है, और लेंथ सेम लेंगे, और एक ही जैसा आइडेंटिकल, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम रहना चाहिए। तार जैसा बनाना तो तार जैसा भी बना सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए। है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। अब दोनों में लोड भी सेम लगा दो, लोड वेट mg, तो लोड लगा दिए कोई, है ना, तो दोनों ही क्या करेगा, दोनों ही डिफॉर्म होगा, मानते हो ना। तो ये जो लोड लगा है वो भी सेम, दोनों तार का लेंथ भी सेम, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, खिंचाएगा दोनों बराबर बराबर की अलग अलग, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या अलग है, मटेरियल अलग है। मटेरियल वाला प्रॉपर्टी बताओ क्या अलग है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का अलग अलग है। अब देखते हैं कितना है, वो अभी पता चलेगा। तो अभी कुछ देर से एक ही क्वेश्चन पढ़ के वो स्टील का बाई रबर का दोनों का यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकाल दें। क्या था, एफ, तो एफ तो सेम ही लगा है, एरिया भी सेम लगा है, ये तो अलग अलग होगा, मानते हो ना। दिस इज डेल्टा एल एस, भाई ये एल सेम लिए हो, फिर एफ लोड सेम लगाएंगे दोनों, एल भी सेम है, हाँ अलग अलग है ना। अब लोड सेम लगाए थे दोनों में, mg लिखो या सीधा काट दो, लिख के काटो, ठीक है। अब देखो, दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, दिस इज डेल्टा एल आर, ठीक है। अब यहां तक आ गए। अब जो लोग आप लोगों से पढ़ने में अच्छे लोग, आप थोड़ा सोच के बताना, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सोच के ही बताना पड़ता है। 2 तार था स्टील का रबर का, दोनों का लेंथ बराबर था, एरिया बराबर था, वेट बराबर बराबर दोनों में लगा दे, दोनों खिंचाएगा, ज्यादा खिंचाएगा कौन, रबर खिंचाएगा, तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, डेल्टा एल आर ज्यादा होगा या डेल्टा एल एस, जानते हो ना, डेल्टा एल आर ज्यादा होगा। तो इस चैप्टर के पहले तक हम लोगों को बस यही मालूम था जो ज्यादा खिंचा जाए वो इलास्टिक होगा, बट कल के क्लास में आपको पढ़ाया गया था खिंचाना इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रिगेन करने के बाद उसका अंत में प्रॉपर्टी बताया गया था, यंग्स मॉडुलस है प्रॉपर्टी। तो हम लोग यंग्स मॉडुलस निकालने के बाद बताएंगे कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, कौन ज्यादा खिंचा जाए, ये तो 10th तक का बात था, और टू बी प्रिसाइज 11th में भी इस चैप्टर के पहले तक का बात था, कौन जितना ज्यादा खिंचा जाए वो इलास्टिक। ये चैप्टर ये नहीं कहता है, ठीक है। बाकी इसमें से फॉर अ गिवन लोड मतलब फोर्स बराबर, जो कि हमारे डायग्राम में था, आप लोग खुद बता दें कि ज्यादा कौन खिंचाएगा, डेल्टा एल आर किसी भी कीमत पर से ज्यादा खींचा जाएगा। अब ये दोनों है, अब मैथ्स की बातें हैं,
यहाँ पर ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, और ये न्यूमरेटर बड़ा है, ज्यादा है, तो इसमें कौन बड़ा हो गया? इस हिसाब से यंग्स मॉडुलस जो है ज्यादा रहेगा। तो यहाँ से क्लियर कट बात होगी कि स्टील का यंग्स मॉडुलस किसी भी कीमत पर रबर के यंग्स मॉडुलस से ज्यादा है। और कल बताया गया था जितना खिंचा जाए इलास्टिक है, तो तुम गलत बोलते आए हो बचपन से। हम लोग का आदत होता है, गलत चीज सीखते हैं बहुत जल्दी, बहुत दिनों से। 15-16 साल आपका उम्र है, 15-16 साल से गलत ही बात सोच रहे हो कि जो तार खिंचा रहा है वही इलास्टिक है। फिजिक्स ये नहीं कहता है जो तार जितना खिंचाता है वो उतना इलास्टिक है। जिस तार का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक माना जाता है। यही फिजिक्स का डेफिनेशन है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, लोड अगर बराबर करते हो, यंग्स मॉडुलस स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर से ज्यादा है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यही चैप्टर का समरी है। खिंचाने वाली बात 10th तक करेंगे। 11th-12th में खिंचाना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी का नाम है। जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वही फिजिक्स में ज्यादा इलास्टिक माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। बाकी इसको तुमको अगर कॉन्सेप्चुअली सोचना है तो कल मैं बताया था, खिंचाना इज नॉट इलास्टिसिटी, शेप रिगेन करने का बात है। तो फॉर अ गिवन लोड, जिस लोड के लिए तुम रबर को खींच सकते हो, उतने फोर्स में तो स्टील को तुम हिला भी नहीं पाओगे, तो उसको अपना शेप रिगेन करने में ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। तो उस हिसाब से भी ज्यादा इलास्टिक जो है वो स्टील हो जाएगा। बट ये तो सोचने वाली बात है, सोच करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी तो बनेगा नहीं। यू नीड अ डेफिनेट इक्वेशन, डेफिनेट फॉर्मूला। आज के बाद, आज के पहले तक अलग बात है, बट आज के बाद आपसे कभी भी चैप्टर डिपेंडेंट बात नहीं है। ये फिजिक्स में खास करके 11th में जो चीज हम लोग सीख रहे हैं वो चैप्टर डिपेंडेंट बात नहीं कि चैप्टर में पढ़े फिर भूल गए, हमेशा का बात है। आज के बाद मम्मी पापा भी आपके अगर इलास्टिसिटी के ऊपर बात करें तो आप बताइएगा ये शब्द ही गलत है। यंग्स मॉडुलस निकालना पड़ता है प्रॉपर्टी का, मटेरियल का। जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा वही इलास्टिक। बाकी जो बचपन से सीख कर गया वो गलत सीख लिए, वो गलत बस वर्ड चल गया है तो बोलते चला जाता है आदमी। इलास्टिक इलास्टिक रबर इलास्टिक है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यही चैप्टर का समरी। ठीक है, रेडी कर दो।